history. There are 10 lectures. We have finished the entire ancient history into that. What we have covered from prehistory to proto-history to history, everything is covered there. We have covered Indus Valley Civilization, Mauryan Empire, Gupta Empire, Harshvardhan, Sangam Age, everything which are included into the ancient Indian history. सो उसके पहले देर वाज एक लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द टाइम लाइन. टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आई हैव कवर्ड देयर ऑल द थिंग्स. सो लास्ट में हमने क्या कवर किया था? लास्ट में हमने कवर किया था मेन लाइन चोला. मेन लाइन चोला, मेन लाइन चोला एक था संगम चोला जो पहले आया था. चोला चेरा पांड्या के समय एक था, दैट वाज संगम चोला. बट उसके बाद संगम चोला जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे और फिर से उन्होंने अपनी पावर रिगेन करी थी. तब वहाँ पे हम बोल रहे थे उनको मेन लाइन चोला, जो कि संगम चोला से अलग बोल रहे थे. मेन लाइन चोला के जो दो बड़े राजा थे उनमें एक मैंने बताया था राजा राज थे और एक थे हमारे राजेंद्र चोल. इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और इन्होंने बाहर जाके विजय प्राप्त की थी. जैसे कि इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था, फिनिश हो गई थी. वो 10 लेक्चर्स आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे पढ़ लो. और हाँ, लेक्चर थोड़े स्लो अगर हैं तो 1.5x और 2x पे आप करके यूट्यूब में ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड. तो वहाँ पे 1x या 2x में आप करके आप पढ़ सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो. आर हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्या है हमारा? फिर मैंने बताया कि जैसे कि इस्लामिक इमेजेंस ऑफ इंडिया में देयर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक विच इज़ गोइंग टू स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में देर वर मेनली 5 डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो था 1206 से लेके 1526 तक. और एडी का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एडी क्या होता है, विषय क्या होता है. क्राइस्ट का जन्म जब हुआ था, जिस डेट को, उसको हम ईयर 0 मानते हैं. उसके बाद वाले जितने भी ईयर्स होते हैं वो 1526 है. अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट क्या है, तो आज की डेट है 2023 एडी. तो दिस वे 1206 से 1526 एडी में दिल्ली सल्तनत, ये उसका टाइम लाइन था, जिसमें से 5 डायनेस्टी ने शासन किया. पहला स्लेव था, फिर खिलजी थे, फिर तुगलक आए. ये 3 मेन हैं. स्लेव डायनेस्टी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजीद सुल्तान के लोग आते हैं. खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, और आपके उसके बाद और भी जो खिलजी वंश पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो सब आते हैं. तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो ये सब आते हैं. तुगलक के समय में ही देर वर 2 किंगडम, एक विजयनगर और बहमनी था. विजयनगर वाज द किंगडम जो पूरे साउथ इंडिया को रूल करता था. अकेला किंगडम था जिसने पूरे साउथ इंडिया को कंसोलिडेट किया और पूरे साउथ इंडिया पे विजयनगर का साम्राज्य था. विजयनगर इट्स अ वेरी बिग टेरिटरी. तो इसका भी हम बात करेंगे कि विजयनगर में कैसे क्या चीज़ें थी. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट सैयद डायनेस्टी ऑल्सो. इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम, 1414 से 1451, वेरी स्मॉल टाइम. एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट लोधी डायनेस्टी. फिर इसमें हम देखते हैं ना कि लोधी डायनेस्टी में फिर लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था दैट वाज इब्राहिम लोधी. उसको हराया था किसने? उसको हराया था बाबर ने. दैट इज कॉल्ड 1526 का कौन सा युद्ध था वो? दैट इज़ वेरी वेरी फेमस, जो हमारे 3 पानीपत के युद्ध में उसका पहला युद्ध था 1526 में, जिसमें लोधी वंश का शासक, इस लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी. और ये इब्राहिम लोधी की फ़ाइट होती है बाबर से, और बाबर इस मुकाबले में जीत जाता है. और इस तरह से बाबर ने मुग़ल साम्राज्य के, दिस इज़ एम्पायर. तो ये एम्पायर जो था इसका नींव रखते हैं बाबर, जो कि चलता है 1526 से लेकर 1707 तक, क्योंकि 1707 के बाद मुग़ल के बाद ब्रिटिश आ जाते हैं. तो ब्रिटिश हमारा रूल करते हैं. तो दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर. तो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी. सो मुग़ल एम्पायर में क्या होता है? मुग़ल एम्पायर में टोटल 6 रूलर्स आई एम मेंशन, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं. इसके अलावा भी छोटे छोटे रूलर्स छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं. दैट विल डिस्कस विद इन द लेक्चर ओनली. हम यहाँ पे अलग से उसके टाइम लाइन में दिखा रहे हैं.
तो जो जिसने इस्टेब्लिश किया उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं के समय में ही हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। देयर वाज वन रूलर, वेरी पावरफुल रूलर, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था बीच में, जिसकी वजह से सूर एम्पायर का उन्होंने क्या की थी, स्थापना करी थी 1540 से 1555। 15 साल के लिए यह था। अगेन हुमायूं ने शेर शाह को डिफीट किया था। उसके बाद फिर से उसके बाद क्या हुए, उसके बाद बोलते हैं ना हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गए थे। फिर आते हैं अकबर। अकबर का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। मुग़ल एम्पायर फला फूला किसके समय में, अकबर के समय में। तो अकबर ने लगभग 50-60 साल तक इस पूरे इंडिया पे राज किया, अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग किंगडम्स को हराया। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा साम्राज्य था अकबर का। फिर इस समय मुग़ल बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अकबर के समय में, जिसकी वजह से जहांगीर जब आए, जहांगीर उनका बेटा आया, तो उस समय भी क्या थे, ये इतने ही पावरफुल थे। फिर जहांगीर के बाद एक शाहजहाँ आते हैं जो काफ़ी फेमस रूलर होते हैं। उनके आर्किटेक्चर्स आज भी वर्ल्ड के वंडर्स में आते हैं, जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चर्स पे काम किया। फिर लास्ट में औरंगजेब, अनदर पावरफुल रूलर इन मुग़ल एम्पायर वाज औरंगजेब। तो हमने क्या बोला, हमने बोला सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इस्लामिक इन्वेजन्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामिक इन्वेजन्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और फिर मुग़ल एम्पायर, उसके बाद मुग़ल एम्पायर, उसके बाद मुग़ल एम्पायर। तो this way we are going to read Islamic and then Islamic invasions, then we will discuss about Delhi Sultanate, and then we will discuss about Mughal Empire. Okay, तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया, बाहर के आक्रांता थे, भारत पे आके आक्रमण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था, 1712 एडी में। 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेजन किया था। मोहम्मद बिन कासिम किस डायनेस्टी का था, उमायद डायनेस्टी का। अब आप सोच रहे होंगे, ये मोहम्मद बिन कासिम जो था वो उमायद डायनेस्टी का था, और उमायद डायनेस्टी कहाँ थी, अरब में थी। अरब, वही अरब जिसको आप सऊदी अरेबिया वगैरह बोलते हो, वही अरब। ओके, तो अब जब अरब में कोई रूल कर रहा है तो वो उसको क्या पड़ी है इंडिया में आके इन्वेजन करने की, क्यों आके वो हाथ पैर मारेगा, युद्ध करेगा, लड़ाइयाँ करेगा और फिर टेरिटरी जीतेगा। रीज़न था क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स हमारा क्या था, ट्रेड रिलेशंस था किसके साथ, सिंध एरिया के साथ। सिंध का एरिया आज पाकिस्तान में आता है। आपने सुना भी होगा, मारवाड़ी, सिंधी, ये लोग क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। सिंधी, मारवाड़ी काफ़ी ज़्यादा ये लोग व्यापार करते हैं। तो सिंध से व्यापार होता था, अरब से, अरब और सिंध के बीच व्यापार होता था। अरब में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, और सिंध में, इंडिया में जो भी रूलर्स उस समय रहते थे, तो छोटे छोटे किंगडम से, तो इस तरह से अरब और सिंध के बीच व्यापार होता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये व्यापार होता था सी रूट से, और सी रूट में ना, जो इस राजा के पास, जो राजा, जैसे सपोज ये कोई ये कोई राज है, ये यहाँ पे कोई किसी राजा का राज है, यहाँ पे क्या है, पानी है, अरे समुद्र है। तो ये सी रूट से अगर जा रहे हैं तो जो यहाँ का राजा था वो यहाँ पे कब्जा लेता था। तो यही सेम चीज़ क्या हुआ सिंध में जब जाती थी, सिंध के लिए जब ये जाते थे, जो भी हमारे जहाज होते हैं, तो यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था दाहिर। वो क्या करता था, ये सारी शिप को लूट लेता था, और जब ये सारी शिप को लूट लेता था तो इससे मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया, गुस्सा हो गया कि भाई साहब तुम व्यापार भी करने नहीं दे रहे, अभी आते हैं हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने, इसलिए बिन कासिम ने यहाँ पे अटैक किया और इसी को मारा, और इसके बाद अपना जो भी था चला गया, यहाँ पे कैप्चर किया। फिर उसके लिए आसान हो गया, यहाँ पे कैप्चर करने के बाद यहाँ से अपनी उसका व्यापार जो है इजी हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन से डायनेस्टी का था, उमायद डायनेस्टी का था। उमायद डायनेस्टी कहाँ थी, अरब में थी। उसने इन्वाइड किया, आक्रमण किया, कहाँ पे, सिंध पे।
क्यों किया आक्रमण, मैंने पहले ही बताया। कंट्रोल करना था उसे, कौन सा पोर्ट कंट्रोल करना था, देवल का। यहाँ ये देवल स्थान था, देवल। तो देवल का जो पोर्ट था वहाँ पे ये जो दाहिर था, ये दाहिर नाम का राजा देवल नाम के पोर्ट पे क्या करता था, कंट्रोल करके रखता था। एंड वेयर शिप्स वर लूटेड, और जो शिप्स रहते थे उनको क्या कर लेता था, लूट लेता था। जिससे मोहम्मद बिन कासिम गुस्सा हुआ और उसने क्या किया, दाहिर पर आक्रमण कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ही कैप्चर्ड, आक्रमण करने के बाद उसने हराया, उसने कैप्चर किया दाहिर को और मार दिया दाहिर को। और दाहिर क्या था, वो सिंध का राजा था, उसने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने इंडिया पे आक्रमण क्यों किया, देवल नाम के पोर्ट पर दाहिर का कब्जा था, वो उसकी शिप्स को लूट लेता था, इसलिए उसने यहाँ पे इंडिया पे आक्रमण किया और दाहिर को पकड़ा, हराया और मारा, और इस तरह से ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, दो द स्टे ऑफ कासिम इन इंडिया वाज नॉट वेरी लॉन्ग, वो बहुत कम समय के लिए आया था, उसको यही काम करना था, बहुत कम समय के लिए था। इट मार्क द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भले ही ना रहा हो पर आया तो था, आया तो था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से हुआ। अब मोहम्मद बिन कासिम का बाद में क्या हुआ, उसकी भी एक कहानी है। उसकी ये कहानी है कि मोहम्मद बिन हाशिम और अरब में खलीफा होते थे। आपने अरेबियन नाइट्स भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपको खलीफा वगैरह का, अगर आपने देखा हो, कोई मूवी देखी हो, एपिसोड्स भी आते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अरेबियन नाइट्स में किस तरह से खलीफा का क्या रोल होता है। तो खलीफा जो थे वो काफ़ी पावरफुल होते थे, वो वहाँ के रिलीजियस थिंग को कंट्रोल करते थे, और हमेशा जब भी काफ़ी पावरफुल था, रिलीजियस चीज़ों को कंट्रोल करता था। तो मोहम्मद बिन कासिम का खलीफा से नहीं बनते थे, तो इस वजह से वो उसने क्या किया, इनको डिथ्रोन कर दिया कासिम को, और ये सब कहानी थी कासिम का। तो विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, हम इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे इतने डिटेल्स में नहीं। द सेकेंड इन्वेजन, पहला मैंने बताया कासिम का था, फर्स्ट इन्वेजन वाज ऑफ कासिम, और फिर दूसरा इन्वेजन किया किसने, इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, और ये था 1025, वो कितना था, 700 के आसपास था। तो लगभग 300 साल बाद मोहम्मद ऑफ गजनी ने किया। इसके भी अटैक करने का एक रीज़न था, वो बिल्कुल भी शासन वगैरह नहीं करना चाहता था इंडिया पे, उसको पैसे चाहिए थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा था अपने देश को बचाने के लिए, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसको इंडिया में दिखा कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है। कहाँ पैसा है इंडिया में सबसे ज़्यादा, टेम्पल्स में, इसलिए उसने टेम्पल से 17-12 आक्रमण किया और लूट लूट के खजाने ले गया, जिससे कि वो मेंटेन कर सके अपने टेरिटरी को इन पैसों से। सो इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी देखते हैं। इन द एंड ऑफ 10th सेंचुरी अ वोलेटाइल सिचुएशन अराइज इन द शमानिद डायनेस्टी, और ये जो महमूद ऑफ गजनी था वो कौन से डायनेस्टी से था, शमानिद डायनेस्टी से था। जो सैमनिड एरिया था वो कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा था, किसके द्वारा, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स मैन के द्वारा, वो और फॉलोवर ऑफ नेचर। वो किसको फॉलो करते थे, नेचर को करते थे, और बार बार अटैक करते थे किस पे, समानिद डायनेस्टी पे। अब किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया पे, किसी भी डायनेस्टी को अगर आप अटैक करोगे तो वो उसको बचाना चाहेंगे। दैट वाज हियर आल्सो कि सैमनिड एंड इस्लाम वर अंडर थ्रेट, और सैमनिड डायनेस्टी जो था वो इस्लाम को फॉलो करता था। तो इस तरह से इस्लाम पे और इस्लाम पे और सैमनिड दोनों डायनेस्टी पे क्या आ गया, खतरा आ गया। अब जब खतरा आ गया तो वहाँ के लोगों ने किसी एक इंसान को चुना कि भाई ये है हमारा, इज़ द आर लीडर, वो हमारा लीडर है जो हमें बचाएगा इन मुश्किल से। तो इन दिस सिचुएशन स्पेशल टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाज बॉर्न नोन एज गाजी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक गाजी की पोजीशन बनाई, और गाजी की पोजीशन बना के उन्होंने कहा कि एक गाजी हमारी क्या करेगा, इस्लाम की और समनिद डायनेस्टी दोनों की क्या करेगा, वो देखभाल करेगा, अच्छा करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट गाजी होता है समनिद डायनेस्टी का, वो कौन था, महमूद ऑफ गजनी। ये वही महमूद ऑफ गजनी है जिसने भारत पर आक्रमण कर करके इतना सारा धन लूट के ले गया और यहाँ के लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। सो दैट वाज अ क्रूअल हिस्ट्री फॉर इंडिया। ही वाज सपोर्टेड बाय हिज पोएट फिरदौसी। फिरदौसी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इज़ वेरी फेमस फॉर राइटिंग द शाहनामा। शाहनामा जो था वो इस्लाम के बारे में था, लिखा गया था, और ये कोर्ट पोएट था।
महमूद अब गजनी का फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा। और ये शाहनामा ही थी वो किताब जिसने ऐसा इम्पैक्ट डाला, जो आक्रमणकारी थे सेंट्रल एशियन से जो आक्रमण करने आते थे, उनके दिमाग को ऐसा कंट्रोल किया कि दे बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ इस्लाम एंड आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रूसेडर फ्रॉम इस्लाम। मैंने पहले बताया था क्या था, सेंट्रल एशियंस थे वो किसके फॉलोवर थे? नेचर के थे। ये नेचर के फॉलोवर थे, पर ये शाहनामा किताब जब उनको मिली, उन्होंने इसको पढ़ा, तो वो किसके फॉलोवर बन गए? वो बन गए फॉलोवर इस्लाम को। तो वहाँ पे युद्ध करने आते थे, अपना धर्म लेके आते थे गजनी ने, और अपना धर्म पकड़ा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फिरदौसी। फिरदौसी उनका कोर्ट पोएट था, तो फिरदौसी की हेल्प से एक बुक बनाई शाहनामा, और शाहनामा के थ्रू इस्लाम को उसने और ज़्यादा मजबूत किया, क्योंकि जो आक्रमणकारी आते थे उनके पास कोई एक ऐसा सटीक लॉजिकल धर्म नहीं था, रिलीजन नहीं था, लाइक हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन एंड सिख रिलीजन, और सिख रिलीजन वगैरह तो बाद में आए हैं। तो इस तरह से था नहीं, तो दैट्स वाई इस्लाम को क्या किया, सपोर्टर्स ने लिया। और जब आप किसी धर्म को जब वो मानने लगे, तो वो उसके क्या बन गए? क्रूसेडर भी बन गए, रक्षक भी बन गए किसके? इस्लाम के। वही लोग जो इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे, वही इस्लाम के रक्षक बन गए। दैट इज़ द पावर ऑफ अ राइटर, एक लेखक का। टू फंड हिज एक्टिविटी, गजनी डिसाइड्स टू टारगेट द रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो क्या हो रहा था? बार बार सेंट्रल एशियंस अटैक कर रहे थे गजनी पे। तो गजनी को क्या लगा, भाई ऐसे तो काम होगा नहीं, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के हम लड़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए गजनी ने डिसाइड किया कि वो टारगेट करेगा इंडिया को, और इंडिया में सारा पैसा टेम्पल्स में था, इसलिए वो क्या करेगा? टारगेट करेगा रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उसने 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे। ये अटैक्ड 17 टाइम्स। 17 बार उसने क्या किया? आक्रमण किया इंडिया पे। और उसका जो लास्ट अंतिम जो आक्रमण था वो कहाँ पे था? सोमनाथ के टेम्पल पे था, और ये था 1025 AD में। दैट इज़ वेरी फेमस, सबको ही पता होता है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, बट ये 1025 में था। किसने? महमूद ऑफ गजनी ने। और वो सोने भर भर के ले जाता था। बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी होती हैं, आपको पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि गजनी जैसे लोग आते हैं और इंडिया को लूटते हैं और घृणित कार्य करते हैं इंडिया में। दो द इमेज ऑफ गजनी वॉज कल्चरल रीजनरेटर इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के लोग तो बहुत मानते हैं, उसने हमारे इस्लाम को बचाया, उसने हमारे डायनेस्टी को बचाया। कल्चरल रीजनरेटर था वो इन वेस्ट एशिया में। बट ही वॉज अ प्लंडरर इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें, तो वो एक आक्रांता था जिसने हमारे देश को लूटा और हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार किया। तो हम तो इस तरह से देखेंगे, या इंडियन हिस्ट्री में ये शासक किस तरह से देखा जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी। इसको आप मोहम्मद घोरी भी बोलते हो। तो मोहम्मद घोरी का जो अटैक था वो नेक्स्ट था। तो सबसे पहले मैंने किसका बताया? सबसे पहले कासिम, और फिर उसके बाद कौन? महमूद ऑफ गजनी, और अब कौन? मोहम्मद घोरी। ये तीसरा है। तो इन 11th century AD सेलुजक बिकेम द रूलर ऑफ वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। मैंने अभी बताया था ना, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा था? वेस्ट एशिया में महमूद ऑफ गजनी था। पर 11th century AD में 1100 AD में सेलजुक बन गए रूलर किसके? वेस्ट एशिया के और मिडिल ईस्ट के। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पढ़ते हो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो मिडिल ईस्ट देख लो आप। वेस्ट मिडिल ईस्ट की कौन सी कंट्रीज है इसको आप देख लो, ज्योग्राफी में आप इजली इस चीज़ों को देख सकते हो। ओके, सो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में सेल्जुक नाम की एक कम्युनिटी थी जिसने क्या किया? 11th century AD में जिनका राज हो गया। बट थोड़े समय के बाद दे स्टार्टेड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ सीरिया। वो आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही फूट हो गई उनकी, और वो दो भागों में बढ़ गए। ये बहुत बार होता है, दो दो भागों में बढ़ जाना। जैसे आपने बुद्धिज़्म में देखा होगा, हीनयान और महायान में बढ़ गए। आपने जैनिज़्म में देखा होगा, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गए। आपने कांग्रेस कमेटी में देखा होगा, गरम दल नरम दल में बढ़ गए। तो इस तरह से हमेशा क्या होते हैं, इसका दो खंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी सीरिया को लेकर के, सीरिया पे कौन राज करेगा इसको लेकर के दो भागों में बढ़ गए। एक भाग हो गया ख्वारिज़मी और एक हो गया घोरी।
और फिर ख्वारिज़मी और घुरी इन दोनों ने आपस में ही फाइट किया, आपस में ही लड़ाई किया, और इस फाइट में ख्वारिज़मी ने डिफीट कर दिया किसको? घुरी को। अब जब ख्वारिज़मी ने घुरी को डिफीट कर दिया तो उसके पास ना तो वेस्ट एशिया बचा, ना तो वेस्ट एशिया बचा, ना मिडिल ईस्ट बचा। अब उसको रूल करना था, तो रूल कहाँ करे? क्योंकि जो रूलर वाली मानसिकता के होते हैं, जो राजा वाली मानसिकता के होते हैं, वो तो रूल करना चाहते हैं। तो अब घुरी को हरा दिया ख्वारिज़मी ने, यानी दूसरे ग्रुप ने पहले ग्रुप को हरा दिया, घुरी को हरा दिया। तो घुरी को क्या करना था? राज करना था। अब घुरी ने क्या सोचा कि कहीं और देखते हैं ना, क्यों सीरिया में पड़े हुए हैं। तो उसे दिखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये कमज़ोर है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे से किंगडम है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से किंगडम है, बहुत छोटे छोटे किंगडम है। तो उसने सोचा कि वहाँ पे चल के अटैक करते हैं, वहाँ पे राज करते हैं। तो दैट्स वाई मोहम्मद घुरी वाज फोर्स टू डाइवर्ट टुवर्ड द इंडियन कॉन्टिनेंट। और ये पहला रूलर अब आने जा रहा है जो इंडिया पे अटैक करेगा। किस पर्पज़ से? रूल करने के पर्पज़ से। कासिम ने नहीं किया था। कासिम तो अपना नेवी का के सामान के लिए किया था। गजनी को तो पैसे चाहिए थे। और अब ये तीसरा रूलर आता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपनी निगाह रख स्टार्टेड इज कैंपेन फॉर इंडिया बाई 1175 यानी कि मुल्तान एंड उच्च। दिस इज़ दैट मुल्तान, और जहाँ पे ये पाकिस्तान में है मुल्तान। तो आपने सुना भी होगा मुल्तान का सुल्तान दैट वीरेंद्र शहबाग। मुल्तान में उन्होंने 300 बनाए थे। जब मुल्तान में 300 बनाए थे तो तभी से उनका नाम पड़ गया मुल्तान का सुल्तान। तो दैट मुल्तान इज़ इन पाकिस्तान। तो 1170 में घुरी ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया, किसके लिए? इंडिया के लिए। और 1175 में उसने क्या किया? ये दोनों चीज़ें जीत ली। When he attacked सोमनाथ, he was thoroughly defeated by राजा भीम सोलंकी। अब उसने पुराना, या तो उसको हिस्ट्री पता रही होगी या उसने देखा होगा कि सब सोमनाथ पे अटैक करते हैं तो हम भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे लिए ईजी हो जाएगा और भी लड़ाइयाँ लड़ना। क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ होगी तो आप इजीली लड़ाइयाँ लड़ सकते हो। तो उसने इसलिए फिर से अटैक किया सोमनाथ पे। बट इस समय वहाँ पे एक पावरफुल राजा थे जिनका नाम था राजा भीम सोलंकी। सोलंकी आपने बहुत जगहों पे नाम सुना होगा, गुजरात में सोलंकी कम्युनिटी को। तो राजा भीम सोलंकी काफ़ी पावरफुल राजा थे। उन्होंने डिफीट कर दिया मोहम्मद घुरी को। नाउ ही डाइवर्टेड अटेंशन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो उसने बोला कि अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात तो बन नहीं रही है। वाइल मोहम्मद घुरी वाज ओवर रनिंग इंडिया। मोहम्मद घुरी यहाँ जहाँ तहाँ इंडिया में दौड़ करके लड़ाइयाँ लड़ रहा था। मैनी राजपूत फैमिलीज वर रूलिंग इन अपर इंडिया। और यहाँ पर बहुत सारी राजपूत कम्युनिटी, राजपूत फैमिलीज़ रूल कर रही थी। यहाँ पे देखो राजपूत फैमिलीज़ हैं, कोई बड़े किंगडम नहीं होते थे। एक फैमिली रूल करती थी एक एक छोटे छोटे से एरिया पे। तो अगर कोई बड़ी आर्मी या थोड़ी सी पावरफुल आर्मी बना के आएगा तो एक एक करके एनेक्स करना तो उसके लिए थोड़ा इजी था। तो चालुक्य थे, जिनको मैंने अभी सोलंकी कहा, ये गुजरात में रूल कर रहे थे। चौहान थे, अजमेर में कर रहे थे। चंदेल थे, बुंदेलखंड में कर रहे थे। तो चंदेलों के मंदिर आपने सुने होंगे। वो बुंदेलखंड रीजन में एक जगह है जहाँ पे चंदेलों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, खजुराहो में। तो चंदेलों ने बहुत सारे मंदिर खजुराहो में बनाए हैं। तो बुंदेलखंड में राज करते थे। तोमर थे, तोमर कम्युनिटी भी आपने सुनी होगी, दिल्ली में थे ये। परमार थे, मालवा रीजन में। और देन प्रतिहार थे, वेस्ट राजस्थान में। और गहदौला गहदौला ये भी एक राजपूत फैमिली थी जो कन्नौज में अपना रूल करते थे। कन्नौज वही कन्नौज है जहाँ से चुनाव, इस बार लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिली है, इस कन्नौज से। देन चौहान, चंदेल, प्रतिहार, परमार। चौहान, चंदेल, प्रतिहार, परमार, ये इन चारों को अग्निकुल राजपूत बोलते थे। अभी भी आप कास्टिज्म देखोगे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी लोग अपने आप को कास्ट से एसोसिएट करते हैं। तो ये अग्निकुल काफ़ी हायर कास्ट के लोग माने जाते थे। तो दे अग्निकुल राजपूत थे कौन कौन? चौहान, चंदेल, प्रतिहार और परमार। On the question of Tabar-e-Hind, Muhammad Ghori fought with पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइनिक 1151। मैंने पहले ही बताया कि जो अजमेर था वहाँ पे क्या थे? चौहान रूलर्स का राजा था। तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ तबर-ए-हिंद, मोहम्मद घुरी फॉट विद पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन।
तो पहली बैटल तराइन की होती है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं किसको, मोहम्मद घुरी को, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे मजबूत राजा थे, पावरफुल राजा थे, काफ़ी वो खुद भी काफ़ी पावरफुल थे। तो धनुष बाण में निपुण थे। अभी आपने बाद में देखा होगा तो पृथ्वीराज चौहान जैसे शब्दभेदी बाण चलाते हैं और घुरी को मारते हैं। तो ये सब कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो वहाँ से समझ में आता है कि पृथ्वीराज चौहान काफ़ी एक वैरियर थे, बड़े वैरियर थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान है, PRC मतलब पृथ्वीराज चौहान है, PRC मतलब पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने थोरली डिफीट कर दिया मोहम्मद घुरी को 1191 के युद्ध में, कि बिल्कुल भी भाग जाओ यहाँ से, इधर नहीं आना है। आफ्टर दिस बैटल मोहम्मद घुरी प्रोवोक्ड जयचंद ऑफ कन्नौज व्हिच डॉटर संयोगिता रिलोव्ड विद, किसके साथ भाग गई थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ अगेंस्ट द विश ऑफ हर फादर। तो एक संयोगिता थी, संयोगिता भाग गई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, प्रेम हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में भाग करके साथ रहने का निर्णय लिया था। तो ये संयोगिता जो थी वो जयचंद की पुत्री थी, डॉटर थी, और जयचंद कहाँ पे थे, कन्नौज पे थे। तो ये अच्छा लगा नहीं जयचंद को ये नहीं अच्छा लगा कि आप मेरी पुत्री को आप भगा के ले जा रहे हो। तो इसकी वजह से ये काफ़ी खफा थे किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और जब भी फूट होती है तब आप क्या करते हो, आप गुस्से में ऐसे कदम उठा लेते हो जिसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो घुरी ने देखा कि ये जयचंद क्या है, बिल्कुल एकदम से खफा है, एकदम से दो टूक है किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो फिर घुरी ने क्या किया, प्रोवोक किया जयचंद को कि तुम करो आक्रमण, हराते हैं। कैसे कैसे आपकी बेटी को भगा ले गए। सो नेक्स्ट एज सच सेकेंड बैटल होता है अगले साल 1192। सो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। घुरी के पास इंटेलिजेंस था, ऐसी नहीं लड़ाइयाँ लड़ रहा था वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आकर के, वहाँ से आ रहा है वो वेस्ट एशिया से, और वहाँ से आकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जीत रहा है और इंडिया के लोगों को फाइट करके हरा रहा है। सो दैट इज़ ओनली इफ़ यू हैव अ गुड वाइज माइंड, अ गुड माइंड, अ वर्किंग माइंड। तो 1192 में अगेन क्या किया, सेकंड बैटल में घुरी ने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। और जयचंद सोच रहे थे कि अब तो हम पता नहीं क्या होने वाला है, अभी बाद में जयचंद को भी मरवा देते हैं। डिफीट पृथ्वीराज चौहान विद द सपोर्ट ऑफ जयचंद एंड लेटर ऑन ही असैसिनेटेड हिज, पृथ्वीराज चौहान को बाद में वो क्या करते हैं, हरा करके मरवा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो इन 1194 मोहम्मद घुरी सेंट हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री हो जाती है। दिस इज़ दैट कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अगले एपिसोड में जब हम चलेंगे तो हमने कहा सल्तनत काल की जो नींव रखते हैं, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे क्या, स्लेव थे, एक गुलाम थे, और एक गुलाम ने फिर एक पूरी सल्तनत इस्टेब्लिश कर दी, हरा दिया घुरी की सहायता से किसको, पृथ्वीराज चौहान को। फिर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, उनको मरवा दिया। फिर जयचंद अब बचे हुए थे, रूल करना है तो सबको मारना पड़ेगा ना, तो जयचंद बचे हुए, तो जयचंद को मारने के लिए उन्होंने खुद नहीं आया मोहम्मद घुरी, उसने अपना स्लेव भेज दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसने क्या कर दिया, जाके डिफीट कर दिया जयचंद को। ठीक है, तो इस तरह से जब जयचंद को डिफीट कर दिया तो अब आगे क्या होने वाला है देखो। इन द बैटल ऑफ चंदावर, ये जो बैटल हुई थी ना, एक थी तराइन का पहला युद्ध 1191 में, एक था 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, और एक था 1194 में चंदावर का युद्ध। ये तीनों युद्ध आप देख लो। 1151 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत गए इसमें। दूसरा युद्ध हुआ फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, यहाँ पे कौन जीत गया, घोरी जीत गया। और फिर तीसरा युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी सेना थी, किसकी, घोरी की सेना थी, जिसको लीड करा था कुतुबुद्दीन ऐबक चंदावर के युद्ध में। उसने क्या किया, जयचंद को हरा कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें क्या हुआ, जीत गया। ओके, तो ये तीन युद्ध थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और ये तीसरा था आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराते हैं। कौन हराते हैं जयचंद को, कुतुबुद्दीन ऐबक।
और जब ऐबक ने उनको हराया तो उनको मार भी दिया जयचंद को, which led to the beginning of informal Turkish rule in India. Now we are seeing the informal Turkish rule in India. तुर्क शासन का आरंभ हो गया विद दिस, जब जयचंद को चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया, वहाँ से तुर्किश रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि घुरी जो था वेस्ट एशिया का था, वो जा रहा था अपने घर, तो मोहम्मद घुरी को खोखर्स ने मार दिया। खोखर्स होते हैं, अगर आप खोखर सर्च भी करोगे तो दे आर कॉल्ड ब्लड थ्रस्टी। तो एक तरह से क्या था, एक समुदाय था, ट्राइब्स था, खोखर्स ट्राइब्स। तो उन्होंने क्या किया, घुरी को मार दिया, क्योंकि वो काफ़ी खफा थे इन लोगों से, वेस्ट एशिया से। तो एक तरह से सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी जो काफ़ी खफा थी वेस्ट एशिया से, और इस तरह से मोहम्मद घुरी का अंत हो जाता है। मोहम्मद घुरी का अंत होने के बाद उनका जो गुलाम था वो यहाँ पे आया हुआ था, और फिर ऐबक ने डिक्लेयर कर दिया द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, ये जो ऐबक था ना, ऐबक काम करता था अपना लाहौर से। फिर इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो थी, ऐबक अपनी राजधानी लाहौर ही मानता था, पर जब इल्तुतमिश आया ना, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या कर दी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कर दी दिल्ली। इल्तुतमिश ने ऑन दिस क्या हुआ, चीज़ें क्या हुई, एक वेरी क्विक व्यू लेंगे एंड उसके बाद फिनिश कर देंगे लेक्चर। तो मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिल्ली सल्तनत। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो ऐसे मीनिंग भी है इसका। नेक्स्ट, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इन्वेजन हुआ किसका, इन्वेजन हुआ इस्लाम का, इस्लामिक इन्वेजन्स। हमने पढ़ा इस्लामिक इन्वेजन्स, हमने पढ़ा इस्लामिक इन्वेजन्स। इस्लामिक इन्वेजन्स में सबसे पहले कासिम आया, और कासिम का क्या काम था, कासिम इसलिए आया था क्योंकि देवल पोर्ट था, देवल पोर्ट को राजा दाहिर ने कैप्चर किया हुआ था, और वो कासिम की क्या थी, जो नाव थी उसको क्या कर देता था, लूट लेता था, जिसकी वजह से कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर सिंध का राजा था, और सिंध और अरब के बीच में व्यापार होता था, तो उसने दाहिर पर आक्रमण किया, इसको हराया, मारा, और देवल पोर्ट पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। सिर्फ इतना इसका टास्क था कासिम का। कासिम का बाद में खलीफा से झगड़ा हो जाता है, जिससे वो डिथ्रोन हो जाता है। फिर उसके बाद आया दूसरा हमारा गजनी। गजनी ने इंडिया पे क्यों आक्रमण किया, गजनी ने आक्रमण किया क्योंकि उसको बहुत सारा धन चाहिए था, बहुत सारा मनी चाहिए था, वेल्थ चाहिए था, मैं बोलूँगा। वेल्थ क्यों चाहिए था, क्योंकि सेंट्रल एशियंस हमेशा आक्रमण कर रहे थे वेस्ट एशिया पे, यानी अरब पे, जिसकी वजह से इस्लाम और समनद डायनेस्टी से था ये, तो समनद डायनेस्टी से था, तो समनद डायनेस्टी एंड इस्लाम पे खतरा था, जिसकी वजह से लोगों ने एक पदवी बनाई जिसको बोला इन्होंने गाजी। और ये जो गाजी था, ये पहला गाजी था गजनी, और गजनी ने क्या किया, इस्लाम को और समनद डायनेस्टी को बचाया। पर बचाने के लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, और पैसे के लिए उसने कहाँ देखा, इंडिया में देखा, और इंडिया में टेम्पल्स में सबसे ज़्यादा पैसा था, इसलिए वो आया और 17 बार आक्रमण किया। इसमें उसका अंतिम आक्रमण सोमनाथ पे था। तो इस तरह से इसका चैप्टर ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सेलुजक नाम की, अरब में सेलुजक नाम के शासकों का शासन होता है, जिनकी आपस में बनती नहीं है सीरिया को लेकर के। सीरिया को लेकर जब इनकी आपस में नहीं बनती है तो ये क्या कर देते हैं, दो फाट हो जाते हैं इसके। तो एक ख्वारिज़मी बन जाता है और दूसरा बन जाते हैं घुरी। तो ख्वारिज़मी घुरी की आपस में लड़ाई होती है, जिसमें ख्वारिज़मी जीत जाते हैं, तो घुरी को वहाँ से भागना पड़ता है। तो घुरी भागने के लिए एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो रह सकें, राज कर सकें, और उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखता है। वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं, अलग अलग जगह पे आक्रमण करते हैं, जिसमें से कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं। जिसमें से जैसे वो मुल्तान जीत जाते हैं, और फिर वो सोमनाथ पे आक्रमण करते हैं, पर वहाँ भीम सिंह सोलंकी नाम के एक मजबूत राजा थे, जिन्होंने उनको क्या कर दिया, वहाँ पे डिफीट कर दिया, और वो हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे हार जाते हैं, तो उसके बाद घुरी देखता है अजमेर की तरफ, जहाँ पे उस समय राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो काफ़ी मजबूत राजा थे। घुरी इनसे जाके लड़ाई करता है। 1191 में पहला तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान घुरी को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। पर घुरी अभी भी नहीं झुकता, वो काफ़ी दिमाग वाला इंसान था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने
जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता, उसके साथ क्या है, भाग गए हैं, अपहरण कर लिया है संयोगिता का। अपहरण नहीं होता, ये प्रेम विवाह था संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का। ये आप सीरियल्स में देखोगे, पृथ्वीराज चौहान नाम के सीरियल्स में भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम हुआ। वो झूठ ही दिखाएं पर ये कहानी थी। तो उसके बाद क्या था, इसकी वजह से जयचंद क्या था, काफ़ी गुस्सा में था, और फिर घुरी ने क्या किया, जयचंद को अपने साथ मिलाया और पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के युद्ध में हरा दिया। 1192 के तराइन के युद्ध में हराया। अब ऐबक आया 1194 में, वो चंदावर का युद्ध लड़ता है जयचंद के साथ, जयचंद को हराता है, मारता है, और इस तरह से ऐबक जो है यहाँ पे अपना काम करता है। फिर इसी समय, इसी दौरान घुरी को क्या कर देते हैं, खोखर्स, एक तरह के ट्राइबल्स क्या करते हैं, घुरी पे अटैक करके, जब घुरी इंडिया से वापस जा रहा था तो इसको क्या कर देते हैं, इसकी डेथ हो जाती है, इसको मार देते हैं। अब जब इसको मरने के बाद वहाँ पे कोई बचा नहीं, ऐबक ने चूँकि यहाँ पे इंडिया पे आके आक्रमण करके हराया था, इसलिए ऐबक क्या करता है, फिर उसने अपना ही साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली बोला जाता है क्योंकि ये सल्तनत दिल्ली से चलती है, पर स्टार्टिंग में ऐबक कहाँ पे था, लाहौर में था। तो लाहौर से ये क्या करता था, अपना साम्राज्य चलाता था। बाद में इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने ये राजधानी लाहौर से उठा करके दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी। तो हमने यहाँ तक की पूरी कहानी कर ली है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। अब मैं बताता हूँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐबक के बारे में। जब यहाँ ऐबक आता है ना, ये सब मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊँगा, ऐबक के बारे में मैं बताऊँगा पर इतना डिटेल्ड में नहीं बताऊँगा, इसलिए इस लेक्चर में मैं बता दे रहा हूँ कि ऐबक जब आता है तो ऐबक क्या बनाता है, दिल्ली में कुतुब मीनार बनाता है। आपने सुना ही होगा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण कराता है, कहाँ पे, दिल्ली में। किस लिए, क्योंकि जीत की खुशी में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को भी उसने परास्त किया था, तो उसने अपनी पावर दिखाने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। तो उसमें अगर आपको जाना चाहिए, कुतुब मीनार देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देखो, बहुत सारी चीज़ें कुतुब मीनार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब चूँकि मैं कुतुब मीनार के से थोड़ी ही दूर पे रहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं बहुत बार इवनिंग वॉक पे भी कुतुब मीनार चला जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कुतुब मीनार के बारे में पता है। बहुत मल्टीपल टाइम्स आई विजिटेड देयर। दैट इज कॉल्ड कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि यहीं पे इल्तुतमिश का मकबरा भी है। इल्तुतमिश का मकबरा है पीछे साइड में, कुतुब मीनार पीछे साइड में। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि है कैसे। यहाँ पे मीनार है, कुतुब मीनार है, ऐसे 4 मंजिला, और यहाँ पे कुतुब मीनार है। यहाँ पे उसने जब स्टार्टिंग में बना था ना, तो कुतुब मीनार बना था, ऐबक ने जब बनवाया था कुतुब मीनार बनवाया था, और साथ में एक मस्जिद बनाई जिसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बोलते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये मीनार है। बाद में जब इल्तुतमिश आया और खिलजी आया, इल्तुतमिश ने कहा कि ये मीनार तो इसके अंदर होनी चाहिए, तो उसने क्या किया, इस तरह से इस मीनार को इसके अंदर ले लिया, इस मस्जिद के अंदर। तो ये पहले मस्जिद थी, अब मस्जिद इतनी बड़ी हो गई। अब जब खिलजी आया, उसने कहा कि ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, हम दरवाज़ा बनवाते हैं चारों तरफ से। तो उसने इसको और बड़ा कर दिया, ऐसे इतना बड़ा, ये मस्जिद का ही एरिया इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। और उसने यहाँ पे एक दरवाज़ा, यहाँ पे एक दरवाज़ा, यहाँ पे एक दरवाज़ा, ऐसे बनाने की करी कोशिश, पर उसने एक ही दरवाज़ा बना पाया, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। एक यहाँ पे दरवाज़ा था, तो ये उसने क्या किया, एक ही दरवाज़ा वो बना पाया, अलाई दरवाज़ा। और फिर क्या था, यहाँ पे इनके इमाम की भी क्या है, इमाम का मकबरा है इसी जगह पे। आपको कुतुब मीनार जाके देखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप सुनो ऐसे ही। तो ये मीनार क्या था, इसके अंदर आ गया, दूसरी मस्जिद बनाई, तीसरा बनाया, इसको और बड़ा किया, चारों तरफ गेट बनवाया, पर एक ही गेट बनवा पाया, तब तक वो मर गया, बाकी 3 गेट बने नहीं। यहाँ पर इल्तुतमिश का मकबरा है, मैंने बताया कि यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है। उसने खुद ही अपने जीते जी अपना कब्र खुदवा लिया था, मेरे मरने के बाद यहीं दफना देना। तो उसने अपना
काफ़ी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी वेल, लाइक आपको काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा इस मकबरे में। तो ये इल्तुतमिश का मकबरा है। और एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एक कुतुब मीनार थी, इसी के साथ में एक यहाँ पे इस जगह पे, इसीलिए इसको इसको अंदर लेके आया था ताकि यहाँ पे एक और मीनार बनवा सके। इसको बोला गया अलाई मीनार। ये अलाई दरवाज़ा है, ये अलाई मीनार है, और ये दोनों ही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये वाला बनवाया था ऐबक ने, ये वाला बनवाया था इल्तुतमिश ने, ये वाला बनवाया था खिलजी ने। ये 3 लोग यहाँ पे रहे हैं। ऐबक, ये पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स बनाने में ऐबक, और उसके बाद इल्तुतमिश, और उसके बाद ये खिलजी, और थोड़ा बहुत माइनर में तुगलक भी रहे, बट वो बहुत कम है। तीनों ने काफ़ी काम किया इस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में। तो उसने यहाँ पे क्या बनाया, अलाई मीनार बनाने की कोशिश की, पर ये अलाई मीनार बना नहीं। आप जाके अभी देखोगे तो वहाँ पे ऐसे एक ही पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पहले ही मर गया था, तो वो बन भी नहीं पाता, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि क्या ही बना रहे थे ये। तो ये अलाई मीनार इसके अंदर बना रहे थे, जो बना नहीं है। कुतुब मीनार ये अच्छे से बना हुआ है। और भी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक मेहरौली का जो स्तंभ है वो भी इसी कुव्वतुल इस्लाम के मस्जिद के अंदर ही मेहरौली का स्तंभ भी रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, यहाँ पे बोलते हैं कि ये हिंदू टेम्पल्स जो थे उसके मलबे से बनाया गया है। और अगर आप वहाँ के जो स्ट्रक्चर है उसको देखोगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि हो सकता है कि ये बना हो, बट इसका इतना ज़्यादा कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है नहीं। बस देख के ही थोड़ा बहुत पता चलता है कि हो सकता है टेम्पल से बना हो। तो ये पूरा था, मैंने बताया यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है। आपका कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश का मकबरा है, कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश का मकबरा है, और अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, इमाम की कब्र है। ये आधी हिस्ट्री तो यहीं पड़ी हुई है सुल्तनत की, दिल्ली सुल्तनत की आधी हिस्ट्री यहीं पड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको काफ़ी ये काम में आएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा मेहरौली का जो स्तंभ है वो है। ये मेहरौली का स्तंभ एक्चुअली मेहरौली का स्तंभ नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में पड़ता है, इसलिए इसको मेहरौली का स्तंभ बोलते हैं। बट ये विदिशा से लाया गया था, विदिशा से लाया गया था, और ये हिंदू राजा ने बनवाया था। इसको गरुड़ स्तंभ की तरह है, ये गरुड़ स्तंभ की तरह है। तो विदिशा में आई थिंक ये गरुड़ स्तंभ की तरह था, इसको यहाँ पे लेके आए। और दिस इज़ द मेटलर्जी का एक जीता जागता उदाहरण है। तो मेटलर्जी में भी इंडिया कितना आगे था, इंडिया कितना मेटलर्जी में आगे था। सो इसी के साथ आई विल एंड दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत, 5 से 7 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।